सर ये नरेश का फोटो कॉलेज के आसपास बहुत घुमाया, एक एक ठेला, एक एक दुकान, तो पता चला अंजलि जिस रास्ते से कॉलेज आया जाया करती थी वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है जहाँ ये नरेश अक्सर खड़ा रहता था। एक फिक्स टाइम पर आता था, ऐसा दुकान वाला बोला। घात लगाता था अंजलि के लिए? इतना तो दुकान वाले को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो अंजलि के कॉलेज जाने का रूट था। सर ये अंजलि का नंबर रोहित नायक के नाम का, और वो जिस नंबर पर फोन करती थी वो भी रोहित नायक के नाम का। यानी किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर ये नंबर्स खरीदे उस दुकान से जहाँ नरेश काम करता था। सर कहीं नरेश और अंजलि के बीच में कुछ हुआ? सर एक अनुमान लगा रही हूँ, शायद नरेश ने अंजलि को अप्रोच किया होगा और फिर उसी की दुकान से एक सिम कार्ड और एक फ़ोन खरीदकर अंजलि को दे दिया होगा रोहित नायक के नाम का। और फिर अंजलि के साथ टच में रहने के लिए एक और फर्जी सिम कार्ड निकलवाया होगा खुद के लिए। नरेश को पता भी नहीं होगा कि अंजलि ने सीक्रेट फ़ोन के बारे में अपनी दोनों सहेलियों नेहा और रश्मि को बता रखा है, और अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स देवेंद्र और अभिषेक को भी। इसलिए अंजलि के गायब होने के बाद भी ये नरेश शिनॉय यहीं बैठा रहा आराम से, यही सोचकर कि सीक्रेट फ़ोन के बारे में उसके और अंजलि के अलावा किसी और को तो पता ही नहीं। जब हम नरेश तक पहुंचते हैं तो अभिषेक को जोधपुर से फ़ोन आता है और अगले ही दिन नरेश गायब हो जाता है। एक्चुअली सर अभिषेक को जोधपुर वाला फ़ोन पहले आता है और मोबाइल शॉप पर हम लोग बाद में पहुँचते हैं। शायद नरेश को पहले से भनक लग गई थी कि हम उस तक पहुँचने वाले, इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी के जरिए जोधपुर वाला ड्रामा रचा। शायद धर्मेंद्र जैन नाम का कोई शख्स ही ना हो, नरेश ने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसको क्रिएट किया हो, धर्मेंद्र जैन को, बिल्कुल रोहित की तरह। अगर ऐसा तो मुझे लगता है कि नरेश और अंजलि के बीच में लफड़ा हुआ होगा और इस नरेश ने अंजलि को गायब कर दिया होगा, शायद हमेशा के लिए। होनहार कॉलेज स्टूडेंट एक रोड साइड रोमियो के झांसे में फंस गए, किस लिए? सिर्फ एक मोबाइल के। हाँ अजय, क्या खबर? दो बातें हैं सर। पहली तो ये कि धर्मेंद्र जैन नाम का आदमी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंताना गांव में किराने की दुकान चलाता है। सालवा कला में ही पहले धर्मेंद्र की दुकान थी, 6 महीने पहले बंद कर दी। इस धर्मेंद्र जैन को जल्द से जल्द हमारे पास भेज दो। जी सर। और सर जो दूसरी बात है वो थोड़ी अजीब है। हमने आसपास के एरिया में अंजलि राव का फोटो सर्कुलेट किया था। यहाँ बाड़मेर रोड पर एक चाय वाला है, उसने फोटो देखते ही अंजलि को पहचान लिया। क्या? जी। उस चाय वाले के यहाँ एक टैक्सी वाला आता है, उसकी टैक्सी में अंजलि थी। अरे ये लड़की तो पुरुषोत्तम ड्राइवर की गाड़ी में थी और साड़ी पहने थी। ये ड्राइवर पुरुषोत्तम अक्सर आता है? हाँ साहब अक्सर आता है, पुरुषोत्तम भाटी नाम है। कब देखा था अंजलि को उसके साथ? 2-3 हफ्ता पहले, 7 या 8 नवंबर रहा होगा। अरे पंकज भाई, रात भर टैक्सी चलाइए, कड़क वाली बनाओ। अरे पुरुषोत्तम भाई 1 मिनट तो बैठो। एक पहली गाड़ी में भिजवा देना। चाय। हुलिया बिल्कुल अलग था, पर थी यही लड़की। तकलीफ में थी, रो रही थी, क्या ऐसा लगा कि कुछ कहना चाहती हो, जबरन उठाई गई हो? अरे नहीं तो साहब, वो आराम से बैठकर चाय पी रही थी गाड़ी में। उस पुरुषोत्तम भाटी का नंबर पता कुछ है? उसका नंबर लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ एक बार बोल रहा था कि वो बाड़मेर की तरफ रहता है। ये केस कोई भागे हुए प्रेमियों का केस तो कतई नहीं लगा। अजय, इस धर्मेंद्र जैन को तुरंत यहाँ पार्सल करो। अंजलि आराम से टैक्सी में बैठकर चाय पी रही और उसने साड़ी पहनी है। सर इस नरेश शिनॉय के लिए एक मैनहंट लॉन्च करते हैं, और धर्मेंद्र जैन तो आ ही रहा है, लेकिन अभी भी अंजलि के डॉक्यूमेंट्स मंगवाना और अभिषेक को जोधपुर से फ़ोन आना, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं इस पुरुषोत्तम भाटी को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर अंजलि उसके साथ थी तो इस पुरुषोत्तम भाटी का बेलगाम से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होगा। इस केस का राजस्थान से जो ताल्लुक निकला उससे एक ही राहत मिली, और वो ये थी कि अंजलि जिंदा है और हम उस तक पहुंच सकते थे। अंजलि खुद अपनी मर्जी से भागी थी या अगवा की गई थी? ये केस क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे सवाल अब भी रहस्य में लिपटे हुए।
माँ बाप के लिए ये दौर एक भयंकर सपना था। उनके दिलो दिमाग खौफनाक ख्यालों की गिरफ्त में थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, और आने वाली हर खबर उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। कॉलेज के दोस्त और क्लासमेट्स भी उतने ही बौखलाए हुए थे। और एक सवाल उठ रहा था, क्या इन टीनेजर्स की गतिविधियों के गुप्त तरीके उनके एक दोस्त पर टूटे कहर का मुख्य कारण थे? इस भयंकर कांड की रीढ़ थी। अभिषेक, 2 मिनट में मैं एक आवाज प्ले करूंगी, उसे ध्यान से सुनना। पता और कागज तो मैंने साहब जी, पर ये नंबर मैंने कभी लिया ही नहीं। इस लड़की को भी तुमने कभी नहीं देखा? मैंने कभी नहीं देखा, और वो फोन भी मेरा नहीं है। ये लड़की मेरे से कभी नहीं मिली, और दुकान बंद किए तो 6 महीने हो गए। अब इतने अरसे बाद इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। गलतफहमी तो तुझे हो रही है। तुझे लग रहा है तूने ये कांड किया और अब बच के निकल जाएगा। इस लड़की के किसी दोस्त को फोन करके कोई कागज मांगू, मुझे लगे कि कोई गलतफहमी हो गई आपको। नहीं मैम, ये वो आवाज नहीं थी। पक्का? हाँ मैम, वो आवाज थोड़ी भारी थी, थोड़ी रफ। नहीं सर, 3 बार चेक किया। जोधपुर स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये आदमी धर्मेंद्र जैन कहीं नहीं दिखा सर। शायद भेष बदल के आया हो, पगड़ी लगा के। तीसरी बार सिर्फ उसी के लिए चेक किया सर, पर वो नहीं दिखा। सर, धर्मेंद्र जैन की दुकान पे एक हेल्पर है चंदर सिंह, शायद उसे भेजा। उठवाएं उसे? उठवा, कोई चांस छोड़ना नहीं है। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ किया करा इस नरेश नायक का, यहीं बेलगांव में। पर एक बात खटक रही कि इतनी दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव के धर्मेंद्र जैन को क्यों चुना गया? गौरव, धर्मेंद्र जैन के हेल्पर चंदर को कस्टडी में लेना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? गांव वाले, गांव के लोग धर्मेंद्र को उठाए जाने पर काफी खफा है। अब अगर चंदर को भी उठाया तो बवाल मच सकता है। धर्मेंद्र ने नहीं तो उसके किसी करीबी ने उसके कागजात इस्तेमाल किए हैं। धर्मेंद्र को कुछ याद नहीं आ रहा। इस चंदर की इंटरोगेशन जरूरी है अजय। मैं कोशिश करता हूँ। सर, कॉलेज में दोबारा पूछताछ की, किसी भी स्टूडेंट ने नरेश चिनॉय का नाम तक नहीं सुना है। टैक्सी वाले पुरुषोत्तम भाटी का नाम भी नहीं सुना है। सर, नरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ खास नहीं मिला। शिवा नरेश चिनॉय के पीछे लगा हुआ है। इस नरेश नायक का ट्रेस होना बहुत जरूरी है। पूरे चांसेस हैं कि सबसे पहले इसी ने अंजलि को भगाया या उठवाया है। अब यही हमें सुनाएगा बेलगाम से लेकर बाड़मेर तक की पूरी कहानी। सर, नरेश तो मिल जाएगा, लगे हुए हम, लेकिन एक खबर है होश उड़ा देने वाली। शिवा, सस्पेंस मत थोड़ा, साफ साफ बोल। साहब, अपने बेलगाम में ही थोड़े बाहर की तरफ केसरी नगर में नरेश का एक जिगरी दोस्त रहता है, आदेश रायकर। क्या खबर है इस आदेश रायकर की? सर, 4 नवंबर को आदेश नरेश का जिगरी दोस्त केसरी नगर के एक टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को कहता है एक रात के लिए लड़की चाहिए। कौली माल है? अब बोलो साहब। कहाँ है लड़की? फोटो वोटो तो देखा? पहले रोकड़ा दिखा राजकुमार। तू कब से दलाल बन गया? जबान संभाल अपनी। किसी ने बोला कि तेरे को शौक है इसलिए पूछ रहा हूँ। अपना भाषण देके ना चाय कड़वी मत कर। इस आदेश की पत्नी लक्ष्मी रायकर एक दवाई की दुकान में काम करती है। शिवा, इस आदेश और इसकी पत्नी लक्ष्मी रायकर पर 24 घंटे नजर रखो और टैक्सी ड्राइवर राजकुमार को हाजिर करो। ये अंजलि है, कॉलेज स्टूडेंट। हमें शक है कि तेरे दोस्त आदेश के दोस्त नरेश ने या तो इसे भगाया या फिर अगवा किया। संभावना है कि 4 नवंबर को आदेश ने जो लड़की तुझे ऑफर की थी वो ये हो सकती है। आदेश से मुझसे सिर्फ लड़की की बात हुई थी। उसने कहा था कि ओवली लड़की है, लेकिन फोटो वोटो नहीं दिखाई थी साहब। 7 या 8 नवंबर को इस लड़की को राजस्थान में बाड़मेर के आसपास देखा गया, पुरुषोत्तम भाटी की टैक्सी में। राजस्थान? हाँ, राजस्थान। क्यों? सब 5 या 6 नवंबर ये तो याद नहीं है, लेकिन उस चाय की टपरी पर मैंने राजस्थान रजिस्ट्रेशन की एक टैक्सी देखी थी और आदेश और वो टैक्सी ड्राइवर बहुत देर तक बात भी कर रहे थे। भाई, एक चाय देना। साहब, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। आदेश जिस टैक्सी वाले से बात कर रहा था
उसका नाम पुरुषोत्तम भाटी था। मेरे आदेश से इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। गौरव, आदेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी को उठाओ। क्या हुआ साहब? दिन भर गए तेरे आदेश। चल। आदेश रायकर के बारे में आई धुंधली सी खबर ने हमें ये आभास दिया कि अंजलि राव के साथ क्या हुआ हो। लक्ष्मी रायकर। जी मैडम। चल, तेरे से कुछ बात करनी है। आदेश की पत्नी लक्ष्मी एक तरह से जमानत थी ताकि आदेश सच बोल दे। उस वक्त हम अंधेरे में थे कि अंजलि के गायब होने में लक्ष्मी रायकर की भी अहम भूमिका थी। हाँ साहब, नरेश मेरा दोस्त है, लेकिन इस लड़की को मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा साहब। मैंने भी कभी नहीं देखा सर। साहब, आपके लोग खबरी लोग हैं ना, उनसे कुछ मिस्टेक हुआ। 2 मिनट का वक्त देता हूं। 2 मिनट के अंदर अंदर अपना गुनाह कबूल कर लो और चुपचाप बता दो कि अंजलि कहाँ है। 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं बताया ना तो ऐसी धुलाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखो। तुम लोगों का टाइम शुरू होता है अब। अब बातें करने का वक्त खत्म। साहब, अंजलि को नरेश हमारे घर लाया था, लेकिन साहब वो लड़की कौन है क्या है हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। वो तो नरेश बोला कि एक लड़की है और घर लानी है। अबे लड़की है ना, तो उसमें क्या टेंशन? गर्लफ्रेंड है क्या? बस ऐसा ही है। कल लेके आऊं? चलेगा? आज ला, कल ला, कभी भी ला। और ये फोन 1 नवंबर को आया होगा? जी सर। फिर ये है अंजलि। आखिर में हम प्राइवेट में आ ही गए। पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा दर्द हुआ होगा। बोल रही है कि दर्द बढ़ता जा रहा है। आदेश यार, ये डॉक्टर विक्टर को दिखाया तो लफड़ा हो जाएगा। तू बाहर चल। ये दर्द वर्द को गोली मार, 2 दिन में सही हो जाएगा। तू मुझे पता है ये लड़की का करने क्या वाला है बे? हाँ, तू बोला ये घर से भाग के आई है ना? हाँ। इरादा क्या है तेरा? सीरियस है क्या इसके लिए? अबे सीरियस, देखा देखी पसंद आ गई, पट गई तो उठा लिया। मतलब भगा लिया तूने? हाँ वही समझ। और ये है कौन? अबे कुंडली थोड़ी निकाली है यार, शादी थोड़ी ना करनी है। वो ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट है, स्मार्ट है, अच्छी दिखती है। अब इससे ज़्यादा और क्या जानना होता है बे? क्यों, क्या हुआ बे? कुछ बोलेगा? नहीं, वो ये अंजलि को लक्ष्मी बहनी ने कौन सी दवाई दी थी? क्यों? ज्योति बन गई वाला? अबे हाँ बे, अबे दर्द वर्द तो सब गुल, ऊपर से आग सा जोश, ऐसे ऐसे जानवर वाला। ये नाश्ते के बाद इसे खा लेना, सब दर्द से परमानेंट छुट्टी मिल जाएगी और सब अच्छा भी लगेगा। क्या दवा है बे? तेरी लक्ष्मी बहनी मेडिकल में काम करती है, बिना डिग्री की डॉक्टर है वो। और ये गोली है ना, इसकी चाह बढ़ाती है। अच्छा तभी ऐसे चिपकती है, ऐसे तिरकती है। तू इससे प्यार वार तो नहीं करता ना? अबे पागल है क्या तू?
वैसे तू ये बात 5वीं बार पूछ चुका है। क्या भाई, बात क्या है? तूने भी अंजलि को किया? साहब वो खुद तो। दवाई का नाम बोल, दवाई का नाम बोल लक्ष्मी रायकर। अडल्ट हार्मोन्स बढ़ाने की दवाई है, पेन किलर भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी। अंजलि इस वक्त कहाँ है? और वो राजस्थान का टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी, वो कहाँ मिलेगा? सर, इन लोगों ने जो किया सो किया। मैंने सिर्फ दवाई दी थी ताकि दर्द ना। बड़ा अच्छा काम किया तूने, तुझे तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। नरेश एक नाबालिग लड़की को, एक बच्ची को तुम्हारे घर लेके आया बहला फुसला के। उसने जो किया सो किया, पर तूने क्या किया? तूने उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जिससे वो जिंदा लाश बन गई। उसके अंदर की सोच, समझ, जज्बात, इन सब की जगह किसने ले ली? हार्मोन्स ने, सेक्स के हार्मोन्स ने ले ली, वो भी उसकी बिना मर्जी के। तूने अपने पति से उसका बलात्कार कराया, शर्म नहीं आई तुझे? साहब संभाली नहीं जा रही थी हमसे वो पता नहीं, ये दवाई कुछ ज्यादा ही काम कर गई कि क्या। वो साहब 24 घंटे वो चार्ज पे रहती थी साहब, और उसको मालूम भी था कि ये सब हो रहा है, तो दलीलें करती थी साहब कि खल्लास कर डालो, मार डालो। अब हम खूनी तो नहीं है ना साहब? अंजलि, दवाई ले लो। नहीं दीदी, ये दवाई सिर्फ पेन किलर तो नहीं है। मुझे इससे बड़ी शर्म आती है, बहुत गंदा लगता है। मैं अब ये और दवाई नहीं ले सकती। अंजलि, इसके बिना दर्द होगा, बदन में हो ना हो दिल में जरूर होगा। मुझे कोई ऐसी दवाई दो ना जिसे एकदम से मुझे नींद आ जाए, मैं नींद में ही मर जाऊं, कभी उठूं ही नहीं। मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। वैसे भी अब घर वालों के सामने नहीं जा पाऊंगी, कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज, मुझे मर जाना। नरेश ने मुझसे कहा था हम दोनों शादी करके बेंगलुरु या मुंबई सेटल हो जाएंगे, दोनों साथ में जॉब करेंगे, पढ़ेंगे। मुझे वो लाइफ चाहिए थी, ये लाइफ नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अभी तो नींद की दवाई देके सुला दिया है उसे, लेकिन उसका असर चंद घंटों के लिए ही रहेगा। नरेश, तुम्हारी और इस लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल है। सच सच बताओ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए थे? मैं कुछ ज्यादा सोच समझकर उसे यहाँ नहीं लाया था, बस मन था किसी कुंवारी के साथ कि ये पट गई तो मौका छोड़ता क्यों। हेलो, माई सेल्फ नरेश। मैं रोज देखता हूँ तुझे यहाँ से आते हुए जाते हुए। वैसे व्हाट इज योर नेम? हेलो, हाय, हाउ आर यू? बाय। अरे नाम तो बोल। अंजलि। ब्यूटीफुल, नाम भी ब्यूटीफुल। अरे वाह, स्मार्टफोन। लेटेस्ट मॉडल है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नरेश, सच में मेरे लिए? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा से स्मार्टफोन चाहिए था। अब मिल गया ना? थैंक यू। तुम्हें पता है नरेश, आज तक मैं मेरी लाइफ में जितने भी लोगों से मिली हूं ना, तुम दी बेस्ट हो। वो तो मैं जानता हूँ।
कुछ नया बता। अगर मैं यही फ़ोन अपने बाबा से मांगती ना तो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। अच्छा ये सिम ले, रोज़ बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन है, अपनी सहेली को भी नहीं, और हमेशा साइलेंट पर रखना, छुपा कर। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सालों का सपना ना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। सच में मैं बस 2-4 बारी उसके साथ सोना चाहता था, या ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरा दिन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये तो भाग कर ही आ गई मेरे साथ। मुझे क्या पता था ये इतनी सीरियस हो जाएगी। नरेश, मैं बहुत कम कपड़े लाई हूँ अपने साथ। नए खरीद लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। देख, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचना। तुम लोग ही कुछ बताओ यार, मेरी तो बैटरी डाउन है। देखो, उसको मारने वारने का सोचना भी मत, कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ तो उपाय क्या है? आदेश यार, तू ही कुछ आइडिया सोचना। देख, लड़की अपने हाथ में और उसका मूड बनाने की दवा लक्ष्मी के हाथ में। जब तक मुर्गी मूड़ के अंडे देती है, हम उन अंडों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। आदेश, क्या बोल रहे हो ये? अब पहले मुझे लगा कि ये काम हलवा होगा, रोज 8-10 आदमी तो ऐसे ही मिल जाएंगे और हम घर बैठे माल बटोरेंगे। फिर तूने अंजलि को धंधे में लगाया? नहीं साहब, मैंने पहले सिर्फ कोशिश की, कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन साहब मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि रोज आदमी लोग घर पे आएंगे और लड़की भी नज़रों में आएगी लोगों की, तो और ऊपर से साहब आपने अखबार टीवी में उसकी फ़ोटो भी दी थी। अंजलि उस टैक्सी ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी के पास कैसे पहुंची? पुरुषोत्तम भाटी मेरे पास आया था, मैंने कुछ टैक्सी ड्राइवरों को बताया था, तो उससे पता चला था कि मेरे पास लड़की है। लड़की? क्या लगता हूँ? दलाल? अरे भाया, हमारे को छोरी संग बैठना कोनी है, उसे खरीदना है। देख, मैं लड़की नहीं बेचता, ठीक है? देख भाया, मैं थारे को 90,000 नकद दे सकूं अभी। इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं यहाँ से ना हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। छोरी उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अरे हमारी गाड़ी पे नजर घुमा के देख, क्या लिखा है? यो राजस्थान की टैक्सी है और मैं पुलिस वाला हूँ को नहीं। अरे वो सच में छोरी खरीदनी है, थोड़ी अर्जेंट वाली बात है। अंजलि, तुझे आराम चाहिए था ना? नहीं दीदी, मुझे मरने से ही आराम मिले। वैसे भी मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती अब। अंजलि, तुझे आराम मिल सकता है बिना मरे, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, मुझे जीना नहीं है, मुझे गोली दे दो, मार डालो मुझे। अंजलि, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिल सकती है, यहाँ जैसी नहीं कि गोली खाई और बैठने की मजबूरी। ये सब बंद हो सकता है। कैसे? जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। हमने अंजलि को 90,000 में बेच दिया पुरुषोत्तम भाटी को। मैडम, अंजलि अपने माँ बाप के पास लौटना नहीं चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी जान वान ले ले। उस समय जो हम लोगों ने किया वो एकदम ठीक फैसला था। एक तरह से हम लोगों ने उसे विदा किया है, जैसे अपने परिवार वाले को करते हैं वैसे। खुद की बेटी होती तो भी ऐसे ही विदा करती। पुरुषोत्तम का नंबर और पता बोल। बाड़मेर में पुरुषोत्तम। सर, पुरुषोत्तम भाटी को हमने पकड़ लिया है, हमारी हिरासत में। सर, खाल उधेड़ दी हमने पुरुषोत्तम की, उसे बोल दिया अंजलि राव कहां पर है। वेरी गुड रंजीत, हम अभी बाड़मेर के लिए निकले हैं। हमें किसी भी सूरत में अंजलि को सही सलामत बेलगांव वापस लेकर ही आना है। तूने बेंगलुरु बोला था, नरेश वहां नहीं है, और कहां छुप सकता है वो? साहब, बैंगलोर नहीं तो साहब गोवा गया होगा वो। उसका खास दोस्त रहता है वहाँ पर साहब। खास दोस्त का नाम, नंबर और पता?
बाड़मेर कहाँ है? मैंने कुछ पूछा आपसे। बाड़मेर कहाँ है? वहीं राजस्थान में कहीं। मतलब सच में हमारी अंजलि राजस्थान में है? इतनी दूर? वहां कैसे पहुंची? पता नहीं, ये पुलिस वाले उसे लाने गए हैं। किसके साथ है? इतने दिन क्या कर रहे थे वो? बोले ना। हमारी अंजलि को ना बेचा गया था। क्या? सुनी तो हमारी अंजलि को वहां हमारी बेटी को हमारे को यहाँ 2 आदमी मिले थे जी, एक अफजल कादरी और दूसरा रामसरन। तस्करी करते हैं वो औरतों की, बच्चों की? वो तो हमारे को नहीं पता सरकार। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मालरा गांव है। इन दोनों ने हमारे को बताया था कि वहाँ कोई सेवक मीणा है जिसे लड़की खरीदनी थी। 90,000 में तूने उनसे खरीदा और उन दोनों को कितने में बेचा? सरकार 1,20,000 में। इसका मतलब अंजलि राव मालरा में सेवक मीणा के घर में है। होनी तो वहीं चाहिए सरकार। इतने तगड़े पैसे दे के खरीदी उन्होंने अफजल कादरी और रामसरन से। सलाम सरकार। यही है सरकार, पूरे गांव जाने हैं कि सेवक मीणा ने छोरी खरीदी है और हमारे इस गांव में तो सगड़ी औरतें घूंघट में रह गए, तो चेहरा को देखो ना। लड़की खरीदी किस लिए गई? सरकार, ये इलाका में पानी से ज़्यादा कमी छोरी आ रही है। घर चलाने, वंश चलाने, ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग लड़कियां खरीद बीसू ब्याह कर लेवे। अंजलि सेवक मीना से ब्याह गई? ना सरकार, सेवक को बड़ो बेटो है सुमित। सुमित काफ़ी अरसे से कुंवारो बैठो है, तो सेवक ने सुमित और शायद इस लड़की की चुपचाप शादी करा दी। और वो फोन भी तो सुमित ने की तो बेलगाम लड़की के कागज मंगाने के लिए, ताकि शादी पक्की हो। पर सुमित के पास ये धर्मेंद्र जैन के नाम वाला फोन आया कहाँ से? वो फोन भी सुमित ने बनवाया होगा सरकार, मैंने पता लगाया। सुमित सालवा कला में धर्मेंद्र जैन की दुकान पे साथ काम करते हो। शाबाश, हम चुपचाप धावा बोलेंगे। हाँ जी, एक लड़की है आपके घर पे, अंजलि नाम की, बुलाइए उसे। ये छोरी तुम्हारी बहू है? अरे छोरी की लुगाई है। अंजलि राव को बाहर बुलाओ सेवक मीणा। पुलिस से हो? हाँ, बाड़मेर पुलिस से। बेलगाम, कर्नाटक। बुलाओ। सुमित, रे सुमित। हाँ बापू। हटिया बेटा। क्या कर रहा हो पाया? अंजलि से बकायदा ब्याह करवाया इसका। अरे हटा पीछे। 2 बार बेची गई नाबालिग लड़की को फिर से खरीदते हो? झूठ है, काय बकरी है वो? हाँ? और ऊपर से कहते हो बकायदा ब्याह करवाया, बकायदा। और तू बुद्धू, एक नाबालिग लड़की के सर्टिफिकेट मंगा कर शादी रजिस्टर करवा लेगा? अकल नहीं है तुझे? निकिता, अंजलि को लेकर आ। एक कदम आगे बढ़ायो और हमारी बहू को छुओ तो समझ लो पूरा गांव नहीं पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। मुझे अंजलि से बात करनी है। काई बात करनी है अंजलि से? काई बात करनी है? ए छोरी, बताई ना, तू सुमित की लुगाई है ना? वो क्या? अंजलि, क्या तुम जगदीश और सुनीता की बेटी हो? रूपेश की बहन हो? ब्रह्मानंद कॉलेज की स्टूडेंट हो? अंजलि, तुम शाम को अपने बाबा का हाथ बटाने जाती हो उनकी दुकान पर। तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है? मैडम जी, क्यों हमारी बहू के दिमाग में जहर घोल रही हो? जहर का घूंट वो बच्ची बहुत पी चुकी है, अब नहीं। अंजलि, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाने आए। तुम्हें जाना है ना अपने माँ बाप के पास? बेशर्म, घूंघट। इसकी बात मत सुनना अंजलि।
मैं तुम्हें तुम्हारे आई बाबा के पास ले जाने आई हूँ। अंजलि, मुझे अपने घर जाना है। छोड़ो, आप हटिए। अंजलि अंदर हाथ हटाइए। नीतू, पकड़ो इसे। अरे छोड़ो, लेके जाओ। छोड़ो भाई को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरे आई बाबा के पास जाना है। अंजलि अगवा हुई थी ये हमें किसी ने न बताया जी। हम तो अंजलि को लेकर कोर्ट भी गए थे शादी रजिस्टर कराने के लिए। जा तू अंदर जा। बापू, वकील साहब ने साफ साफ कह दिया छोरी के कागज पत्री के बिना शादी रजिस्टर करा ही नहीं सकते। मैं अभी फोन घुमाता हूँ सफजल कादरी को। लड़की हमें बेची तो कागज पत्री क्यों ना दी? उन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे साहब। फिर मैंने अंजलि से पूछा, बोल छोरी तेरे कागज पत्री कहाँ से मंगवाए? अरे छोरी बोल ना, अरे मुंह तो खोल। तेरे घर वाले देंगे तेरे कागज पत्री? फिर बोल ना। मेरा एक दोस्त है बेलगाम में, उससे बात करिए। ठीक है, नाम नंबर दे दोस्त का। उसका नाम अभिषेक स्वामी है। देख 27 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 है ना, उसके सामने जो टिकट खिड़की है वहीं पे आके खड़ा हो जाना सुबह 11 बजे। जोधपुर? हाँ, अकेले आना और सारे कागज लेके आना। नीली शर्ट, काली जींस की पैंट नीचे, आसमानी नीला, गहरा नीला नहीं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सामने क्यों नहीं आया तू? कैसे आता साहब, आप लोगों की पूरी फौज थी वहां पर, पहचान लिया था मैंने। कब से एक ही जगह पर खड़े थे और ऊपर से एक तो मोबाइल से फिल्म बना रहा था। मुझे लगा भाड़ में जाए जन्म पत्री, मैं वैसे ही सिंदूर डाल के शादी कर ली घर पे। और इस काम के लिए तुमने धर्मेंद्र जैन का फोन इस्तेमाल किया? धर्मेंद्र जैन पे हमारे को पहले से गुस्सा था साहब। अचानक से बिना बताए दुकान बंद कर दी उसने, रातों रात में बेकार हो गया। तो बस फिर वो वाला फ़ोन मैंने रख लिया साहब, और उसी फ़ोन से अभिषेक को फ़ोन घुमाया। हाँ हाँ साहब, याद आ गया मैंने। ये सुमित ना झगड़ा करके गया था और वो फोन भी ले गया था। बस हमारी गलती है साहब कि वो नंबर करवाना भूल गया था। देखो ना कितना भारी पड़ गया मैंने। जगदीश जी, सुनीता जी, देखिए अंजलि घायल है अंदर से। पिछले कुछ अरसे से उसने बहुत कुछ सहा, टूट चुकी है। जाने अनजाने में उससे जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की वजह से उसके अंदर दोष भावना घर कर गई। आपको बहुत ही धीरज से, प्यार से, हल्के हाथ से सहलाते हुए उसे दोबारा जिंदगी में दाखिल कराना होगा। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत कंप्लेंट्स थी। हम सारी सहेलियां अक्सर ये फील करती थी कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते, हमें जो चाहिए वो नहीं देते। लेकिन जब नरेश ने मुझे वो फोन दिया तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ क्या वो मेरे साथ ऐसा करेगा। तुम्हारी उम्र ही कुछ ऐसी है अंजलि, लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा शर्मनाक बर्ताव था। हर पल आई बाबा रुपेश को बहुत मिस किया, लेकिन अब मैं उनसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। मुझे घिन आती अपने आप से। घिन तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने तुम्हें इंसानियत की नजर से नहीं देखा। तुम अपने आप को दोष मत दो अंजलि, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम अपने माँ बाप के पास लौटकर वापस आ पाई, और इस दर्द से निकलने में वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह से तुम्हें गुमराह किया गया, और वो इस बात को समझते हैं। अंजलि, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखो। अंजलि को उसकी गलती का एहसास है, पछतावा है। वो तो मौका मिलते ही आत्महत्या करने की सोच रही थी। इसलिए तो अंजलि ने राजस्थान में सुमित को अभिषेक का नंबर दिया, आपका नंबर नहीं दिया। वो खुद को पकड़वा कर घर लौटने नहीं चाहती, लेकिन हम उसे ले आए। संभालिएगा उसे प्यार से। दीदी, बाबा बोले वो तुम्हारे नई साइकिल लेने वाले।
बोले कल से तुम कॉलेज वापस जाओगी। दोनों ट्रैफिकर्स अफजल कादरी और राम शरण को बाड़मेर में पकड़ा गया। अंजलि के बयान से यह बात भी सामने आई कि ड्राइवर पुरुषोत्तम भाटी ने भी उसके साथ बलात्कार किया था। आखिरकार हमने नरेश शिनॉय को गोवा से धर लिया, जहां वो एक दोस्त के घर में छुपकर बैठा। अंजलि राव धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रही, जिसमें उसके परिवार वाले और करीबी दोस्त उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। किशोर अवस्था में एक खुमार होता है जो किसी भी बालक या बालिका को मनवाता है कि उसका भला उसके सिवा कोई नहीं जानता। माँ बाप तो कतई नहीं। बचपन और जवानी के उस नाजुक कगार पर माँ बाप आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन नजर आते हैं। ये भावनाएं कुदरती हैं, हम सब उस दौर से गुजरते हैं। पर इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह नहीं कि खतरे के प्रति लापरवाह बने। अपने व्यक्तित्व को संवारने का अवसर और एक झांसे के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, खासकर वो फिसालू झांसे जिन पर उस उम्र में रोक होती है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा आकर्षित लगते हैं। लड़के हो या लड़कियां, अनुभवों के साथ स्वस्थ प्रयोग करना बड़े होने की प्रक्रिया है, पर कुछ अनुभव गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, गहरे जख्म छोड़ सकते हैं। टीनेजर्स को इन अनुभवों की परख हो ये कहने जितना आसान नहीं है, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि दर्द और पीड़ा के रेड सिग्नल पर रुके, आगे ना बढ़े। हम अपने सभी टीनेज दर्शकों से अपील करते हैं कि ये कभी ना समझें कि आपके माता पिता कुछ नहीं समझते। वो 1000 जिंदगियां जीते मरते हैं ताकि आपकी एक अमूल्य जिंदगी सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। अगर कोई भी दुविधा हो आपको तो अपने माँ बाप को मदद और सलाह का पहला पड़ाव बनाएं। शायद वो हर एंगल से परफेक्ट ना हो, पर इतना तय है वो आपकी प्रॉब्लम का सही हल बता पाएंगे। अब दोस्तों, इतना भरोसा तो बनता है क्योंकि आपके माँ बाप भी तो कभी आप ही की उम्र के थे। हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती, खासकर तब जब कॉमन सेंस कहता हो कि नतीजे खतरनाक ही होंगे। जय हिंद।